हेलो, शुरू करें। आज 5 मिनट हो गया लेट, है ना? 2 मिनट लेट हुआ, 2 मिनट। 3 मिनट लेट हुआ। 5। अरे, हेलो जी। सौरभ जी, भाग्यश्री, नेहा, हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो, लिखो राइट्स एंड। शुरू करें। शुरू करें जी। जय श्री कृष्णा। स्टार्ट करें। जनता बदल रही है रोज रोज। कल कौन कौन एब्सेंट था तुम में से? तुम एब्सेंट थे, बाकी लोग आए थे। और अपन तो आते हैं रेगुलर। तुम एब्सेंट थे कल? ओके। आप तो आए थे कल। क्या? माइंड नहीं होता यहाँ? क्यों? अच्छा, एग्जाम चल रहे हैं इसलिए। एग्जाम चल रहे हैं तो एग्जाम में खोई रहती होगी ना। सत श्री अकाल, सब ये रो रहा। एग्जाम चल रहे तो एग्जाम में ध्यान रहता होगा ना। हाँ। रील बनाती है एग्जाम पे अगली। एग्जाम पे बुक्स पे रील बन रही है। तुम चारों हो क्या? तुम दो तो हो, और दो और है। ओके। चलो, राइट्स एंड ड्यूटीज। लिखो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। 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 यहां से एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है। प्रशांत जी जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। अमन जी जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अलीशा जी, प्रशांतपुरी पीपी। ओके, चलो पहले राइट्स पे बात कर लेते हैं। पहले राइट्स पे बात कर लेते हैं। राइट नंबर 1, राइट टू बी कंसल्टेड। लिख लो साथ साथ। कंसल्टेड। नंबर 2, एक्सेस टू बुक्स। बुक्स of accounts and records. Number 3, remuneration. Number 4, interest on capital. Number 5, share profit. Number 6, interest on advances. Interest on advances at the rate 6% per annum. Number 7, 6% ही है ना? हाँ. Right to be indemnified. To be indemnified. Next,
stop admission of new partner, to stop admission of new partner. 9, right to retire. Number 10, not to be expelled. Number 11, akra, carry on competing business. Bara, akra +1, subsequent share, subsequent profits. akra +2, 13, dissolve the firm. ये 10-11 राइट्स हैं, 10-11 में से कोई 6 आपको याद होने चाहिए। 13 हैं जिसमें से कोई 6 आपको याद होने। क्या कुछ बोल रहे थे क्या आप? भूषण कल कहाँ था बे? किसके? तो आया क्यों नहीं? अच्छा, नींद नहीं खुली थी। बट तुम दिखे तो थे मुझे यार कल तुम शायद अकाउंट्स के लिए आए थे। कल आए ही नहीं हो ही नहीं सकता। अच्छा, लिख लो। ये कुछ राइट्स हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज आज अपन खत्म कर देंगे। राइट्स आपको कोई 6 राइट याद करने हैं और एक एक दो दो लाइन उसके अंदर आपको पता होना चाहिए। या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा राइट पे, और अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट ही आता है। ठीक है, राइट और ड्यूटीज की बात करें, ड्यूटीज पे जरूर कोई केस बना के दे सकते हो, लेकिन राइट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए। चलो शुरू करें। लिख चुके? लिख रहे हो? ऑनलाइन वाले लिख रहे हो तुम लोग? लिख चुके होंगे तो एक अंगूठा दे देना, मान लूंगा आप लिख चुके हैं। क्लास में ही है, एग्जाम में तो नहीं है। चलो, हुआ? पीछे कैपी हो गया? चलो जी। राइट्स ऑफ पार्टनर्स, राइट्स ऑफ पार्टनर में नंबर 1 क्या है? राइट टू बी कंसल्टेड। कंसल्ट का मतलब क्या होता है? उससे बात की जाए। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हर पार्टनर को अधिकार होता है कि कंपनी सॉरी हर पार्टनर को अधिकार होता है कि जब कोई पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म किसी तरह का डिसीजन ले रही है, ध्यान ध्यान रखना इसमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर पार्टनर को राइट होता है कि जब भी पार्टनरशिप फर्म किसी तरह का कोई डिसीजन ले रही है तो उसे भी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाया जाए, उससे भी पूछा जाए, मर्जी से काम ना किए जाए, तो कंसल्ट किया जाए उससे, उसके बाद डिसीजन मेकिंग की जाए। अब कंसल्टेशन की बात करें तो कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो यूनानिमसली ले लिए जाते हैं, यूनानिमस। कुछ ऐसे होते हैं जो मेजॉरिटी से लिए जाते हैं, या यूं कह दें कि अदर। भाई कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर यूनानिमसली आपको डिसीजन लेना होता है। यूनानिमस डिसीजन में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन लिख दूं बस? एडमिशन ऑफ पार्टनर। और दूसरा, चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस। धंधा बदल रहे हो तो भी यूनानिमस सबकी अप्रूवल चाहिए। चेंज इन नटूरे नेचर ऑफ बिजनेस।
अगर ये दो काम कर रहे हो आप, तो आपको क्या चाहिए? यूनानिमस अप्रूवल चाहिए। यूनानिमस अप्रूवल मतलब अगर आपकी फर्म में 10 पार्टनर है तो पूरे 10 की सहमति चाहिए। अगर 8 पार्टनर है तो 8 की सहमति चाहिए। अगर 4 पार्टनर है तो 4 की सहमति चाहिए। यानी कि सभी की सहमति चाहिए, तब किसी की एंट्री होगी या फिर तब नया बिजनेस करोगे। मान लो कि मेजॉरिटी पार्टनर्स ने डिसीजन ले लिया, ध्यान रखना कि फर्म, पार्टनरशिप फर्म क्या करना चाहती है कि अपना बिजनेस बदलना चाहती है। क्वेश्चन में क्या आएगा कि भाई एक ABCDE एक पार्टनरशिप फर्म है और ABC ने मेजॉरिटी से ये डिसीजन ले लिया, मेजॉरिटी से डिसीजन ले लिया कि ये वाले धंधे में प्रॉफिट्स नहीं है, दूसरा वाला धंधा करते हैं, तो उन्होंने धंधा बदल दिया। तो अगर वो धंधा बदलना चाहते हैं तो सिर्फ ABC का डिसीजन चाहिए या फिर ABCDE पांचों का चाहिए? पांचों का चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखना, धंधा बदलते हैं या फिर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर होता है तो उस केस में यूनानिमस अप्रूवल चाहिए। अदर केसेस में आप मेजॉरिटी से ले लो। मेजॉरिटी तो आप समझते हैं, मेजॉरिटी मतलब वोट डालते हैं वो लोग, है ना। और ऐसा अपन बोलते हैं कि वोट्स कास्टेड इन फेवर इज मोर देन वोट्स कास्टेड इन अगेंस्ट। पक्ष में डले वोट विपक्ष में डले वोटों से ज्यादा हो तो बाय वे ऑफ मेजॉरिटी डिसीजन ले लिया जाता है। ठीक है। देखो, सब कुछ केसेस में इम्प्लाइड अथॉरिटी में क्या होता है यार कि उसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। उसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मान लो कि आप पार्टनर हैं और आप बाजार में गए, उधार माल खरीदने गए, तो उधार माल खरीदने के लिए आपको मेजॉरिटी लेनी पड़ेगी। मेजॉरिटी से डिसीजन ले लिया कि किससे माल खरीदना है। लेकिन जब आप बाजार माल खरीदने गए तो आपको रास्ते में एक ऐसा दुकानदार मिला जो अपना धंधा क्लोज करके जा रहा है। अब अगर वो अपना धंधा क्लोज करके जा रहा है तो जाहिर सी बात है माल सारा सस्ता बेचकर जा रहा है। तो आप, जो आपका वेंडर था, उसकी जगह आपने क्या किया, वही माल ये भी बेच रहा है तो आपने इसी से खरीद लिया। तो ये इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि अगर फर्म के बेनिफिट के लिए किसी तरह का कोई डिसीजन लेना पड़े तो आप ले सकते हो, जिससे फर्म को, पूरी फर्म को फायदा होता हो। तो यहाँ पर अगर उसे नजर आ रहा है कि यार ये फर्म के हित के लिए है, उसके बेनिफिट के लिए है, तो इम्प्लाइड अथॉरिटी होगी, उसे किसी तरह का डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पूछने की जरूरत नहीं है। और जाहिर सी बात है हर काम के लिए सबसे कंसल्ट किया भी नहीं जा सकता है। क्लियर है? तो नंबर वन इज व्हाट? राइट टू बी कंसल्टेड, यानी कि राइट टू बी कंसल्टेड इज ओवर। तो जब आप कोई 4 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे कि बताओ बच्चों, बताओ पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे राइट टू बी कंसल्टेड। तो हम बताएंगे कि भाई हर पार्टनर को अधिकार होता है कि उससे कंसल्ट किया जाए किसी तरह का निर्णय लेने से पहले। अब ये कंसल्टेशन, या यूं कहें कि पार्टनरशिप फर्म में डिसीजन मेकिंग के क्राइटेरिया इस तरह से होते हैं। पहला यूनानिमस अप्रूवल होता है, जहां पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है, सबकी सहमति चाहिए। ठीक है। तो सर्वसम्मति से, जैसे कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का केस हो या फिर बिजनेस बदल रहे हो, नेचर ऑफ बिजनेस बदल रहे हो। अदर केसेस में आप बाय वे ऑफ मेजोरिटी ले सकते हैं, और कुछ केसेस में इम्प्लाइड अथॉरिटी भी काम करती है। अगर फर्म के हित के लिए कोई डिसीजन अचानक से लेना पड़ जाए तो आप ले सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कह रहा है जी? एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स कह रहा है कि भाई साहब, आप एक पार्टनर है, आप क्या है, स्लीपिंग पार्टनर है मान लो। ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन कर रहा है? एक्टिव पार्टनर कर रहा है। धंधा कौन कर रहा है? एक्टिव पार्टनर कर रहा है। तो क्या आपको हिसाब किताब देखने का अधिकार है? बिल्कुल है। आपको पूरा अधिकार है कि आप उससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मांग कर सकते हो, संबंधित कुछ रिकॉर्ड्स उसने बनाए हो वो मांग कर सकते हो, उससे संबंधित कोई वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स आप देखना चाहो, बुक्स एंड पेपर्स आप जो देखना चाहो, यानी कि इन शॉर्ट हिसाब किताब की डिमांड कर सकते हो उसके कागजों के साथ। कागजों के साथ मतलब बिल्स वगैरह, ये वो सब के साथ। तो हर पार्टनर को ये राइट होता है। नंबर 2,
नंबर 3, राइट टू रिसीव रिम्यूनरेशन। राइट टू रिसीव रिम्यूनरेशन को लेकर हमने स्पष्ट बात किया था कि ये रिम्यूनरेशन किसे दिया जाता है? एक्टिव पार्टनर को। क्या एक्टिव पार्टनर को रिम्यूनरेशन दिया ही जाता है? तो जवाब है नहीं। अगर एग्रीमेंट कहेगा तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। एग्रीमेंट ने बोला कि दोनों को रिम्यूनरेशन मिलेगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर दोनों इस बात पे तय कर रहे हैं कि तू घर में सो रहा है तो भी रिम्यूनरेशन देंगे, तो यार दे दो। फिर अग्रीमेंट कह रहा है तो उसके ऊपर सवाल नहीं। लेकिन लॉजिकली देखें तो एक्टिव पार्टनर को ही रिम्यूनरेशन दिया जाता है, स्लीपिंग को नहीं दिया जाता। जो काम करेगा, जो परिश्रम करेगा, उसे पारिश्रमिक मिलेगा। जो करेगा नहीं काम तो उसे कहां से मिलेगा? यस। तो राइट टू रिसीव रिम्यूनरेशन इफ देयर इज अ प्रोविजन इन द एग्रीमेंट। अगर अग्रीमेंट के अंदर प्रोविजन है कि भाई आपको रिम्यूनरेशन दिया जाना है, तो फिर आपको रिम्यूनरेशन प्राप्त करने का अधिकार है। राइट टू रिसीव रिम्यूनरेशन। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत बढ़िया। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? कैपिटल क्या होती है अपने को पता है? जब अपन पार्टनरशिप फर्म में एंटर होते हैं तो अपन क्या करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म कैपिटल इंट्रोड्यूस, जैसे मैंने 2 लाख रुपए लगा के धंधा स्टार्ट करना चाहता था, आपने बोला अपन पार्टनरशिप में करते हैं, तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर धंधा बड़ा कर देते हैं। तो फिर आपने बोला ठीक है, कितने लगा रहे हो? मैंने कहा 2 मैं लगा रहा हूँ, 2 आप लगा दो, या 2.5 लाख दोनों लगा देते हैं। हमने 5 लाख लगा दिया। अब हम दोनों ये बात कर रहे हैं कि यार अगर ये 2.5 लाख रुपए अपन ने बाजार में लगाया होता, इन्वेस्ट किया होता, तो 10% तो अपन कमा ही रहे होते। तो इन्होंने तय कर लिया कि काम करते हैं, फर्म से 10% अपन इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। तो अगर अग्रीमेंट में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है आपको अधिकार है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट वसूल करने का। क्यों? क्योंकि अग्रीमेंट में लिखा है। राइट? तो अग्रीमेंट में लिखा है तो ही, अग्रीमेंट में लिखा होगा तो ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। प्रॉफिट शेयर करने की बात करें जी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर अगर अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो इक्वली डिवाइड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस जो भी होता है। लेकिन अगर अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा है तो इक्वली डिवाइड करते हैं। लेकिन अग्रीमेंट में कुछ लिखा ही नहीं है तो भी इक्वल करते हैं। और अग्रीमेंट में कुछ लिखा है तो फिर जो लिखा है वैसे कर लो। अग्रीमेंट में स्पष्ट नहीं लिखा, अग्रीमेंट में स्पष्ट नहीं लिखा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को निकालने का तरीका दिया है। तरीका दिया है मतलब अगर उसमें ऐसा लिख दिया कि भाई ये प्रॉफिट को अपने कैपिटल के रेशो में बांटेंगे, तो जो कैपिटल होगी उस कैपिटल के रेशो में बांट लेंगे। अब कोई बंदा एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो जाहिर सी बात है उसका आगे जाकर रेशो भी बढ़ जाएगा। यस। चलो, तो ये होता है जी शेयर इन प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। कोई भी पार्टनर अगर कैपिटल के अलावा कुछ एडवांस कंट्रीब्यूट करता है किसको? फर्म को। तो एडवांसेस पे 6% पर एनम की दर से उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। 6% कितना होता है यार? कम होता है कि बहुत होता है? 6% कब होता है कि बहुत ज्यादा होता है? कम होता है। अरे बोलो ना रे। अमाउंट पे डिपेंड करता है। 100 रुपए तो 6 रुपए कम है। 200 है तो 10 लाख है तो 10 लाख है तो भी कम है। 1 करोड़ है तो 100 करोड़ है तो कम ही है। हाँ, तो फिर अमाउंट पे क्या डिपेंड कर रहा है जब कम ही है तो? अरे भाई आप बाजार में किसी से कर्ज लेने जाओ, पैसा लेने जाओ, तो बाजार का रेट क्या है? 1.5%, 2%। भाई जो लोग बाजार का थोड़ा सा ज्ञान रखते हो कि बाजार में मान लो आपको पैसों की जरूरत है, यार भाई मुझे लाख रुपए चाहिए, 2% लगेगा, 3% लगेगा, उसके बाद सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है कुछ। यस। 3% पर मंथ, ये 6% पर एनम है, यानी कि आधा % लग रहा है। बाजार से पैसा लोगे तो कितना महंगा पड़ेगा, और ये बंदा दे रहा है आपको, तो इसको कुछ तो मिलना चाहिए। तो वो कुछ क्या होगा? वो 6% होगा। तो बढ़िया है यार। पर इस किसी को खुजली क्यों है यार? इधर पैसे कहीं और लगा के पैसे कमाए, कहीं और रिस्क है। अरे कहीं और पैसा लगाएंगे तो रिस्क रहेगा, ये पैसा तो अपनी नजर के सामने है, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो है एडवांस। तो उस पर 6% इंटरेस्ट जो है
उसको दिया जाएगा। टू बी इंडेमनिफाइड, इंडेमनिफाइड का मतलब क्या हुआ? इंडेमनिफाइड मतलब फर्म उसके नुकसान की भरपाई करेगी। टू कॉम्पनसेट भी लिख सकते हो अपन इसको, टू कॉम्पनसेट। हर पार्टनर को राइट होता है कि भाई उसने अगर फर्म के लिए कोई खर्च किया है या फर्म के लिए कोई नुकसान उठाया है, फर्म के लिए पैसे वसूल करने गया, जिससे वसूल करने गया उसने अच्छे से वसूली दी, इतनी वसूली दी, इतनी वसूली दी कि अब ये कुछ वसूल करने लायक बचा नहीं, बहुत बुरी तरह से पीटा। पार्टनर डी गया था किसके पास? केदरी साहब के पास, कि केदरी साहब आप मेरे को हमारा पैसा दे दो। केदरी साहब ने बोला देख, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हमसे पैसे मांगने की और घर आके मांगने की, यार आपने तो बड़ी हिम्मत कर ली। तो मिस्टर डी ने बोला मैं हूं योद्धा। तो फिर इसने बोला हाँ योद्धा, तुझे बना देता हूं मैं पौधा। तो उसको पकड़ के और उसकी डबल रोटी को अच्छे से सेक दिया। तो बहुत पिटाई की बहुत पिटाई की, बहुत पिटाई की, बहुत ज्यादा पिटाई की, उसको चोट लगी। ठीक है, यहाँ 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 इतना सारा खून भी आया। तो अब जितना खून आया उसकी रिपेयरिंग उसको करानी पड़ेगी, हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस होंगे। तो जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगी? फर्म, क्योंकि फर्म की वसूली करने गया था। फर्म ने एक पंखा बेचा, फर्म ने पंखा बेचा, एसी बेचा, मान लो इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी, तो वो एक भाभी ले गई पंखा। तो भाभी ने बोला भैया पंखा तो चल ही नहीं रहा है, हमको तो मजा ही नहीं आ रहा। तो उससे बोला ठीक है भाभी आके देख देख लेते हैं। तो आया तो उसने वो बटन वटन दबा के देखा, फिर उसका तार निकल के मुंह से छील रहा था। मुंह से छीला तो उसको करंट आ गया, करंट आ गया तो उसके बाल खड़े हो गए। अब बाल बैठाने का खर्चा सलून में जाकर उसको कितना लगा? मान लो कि 500 रुपए। बाल बैठाने का खर्चा, बाल खड़े तो वहां वहां हो गए थे, करंट लगा था। तो उसको 500 रुपए फर्म के काम से गया था, कोई नुकसान हो गया है? अरे हाँ, तो बराबर है, बात समझ में आ रही है? तो उसे इंडिम्निफाई, उसको उसके नुकसान की भरपाई करवाने का पूरा मौका मिलना चाहिए। तो ये कहते हैं राइट टू बी इंडेमनिफाइड। भाई इमरजेंसी में फर्म का लॉस बचाने के लिए आपने कोई काम कर दिया, इमरजेंसी में फर्म का लॉस बचाने के लिए आपने कुछ काम कर दिया, वो लीगल होना चाहिए। कौन सी गल? लीगल। कौन सी गल? लीगल होना चाहिए। देखो, तो जैसे मान लो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा या जीएसटी डिपार्टमेंट ने छापा मार दिया। अब वो कागज मांग रहे हैं, कागज है नहीं अपने पास। तो फिर मान लो मिस्टर डी था, वो सेटलमेंट करने में बहुत अच्छा था। तो डी ने जाके इनकम टैक्स जो भी डिपार्टमेंट के बंदे थे उनको जाके सेटल किया और 25,000 की रिश्वत देकर फ्री हो गया। अभी 25,000 की रिश्वत फर्म को बड़े लॉस, बड़ी पेनल्टी, अगर नहीं देता तो शायद 5 लाख की पेनल्टी लग जाती। लेकिन उसने क्या किया? सेटल किया मामले को और कुछ खर्च दिया है। तो अगर उसने ऐसा कुछ किया है, अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो जितना भी नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई। क्या हुआ बेटा? हे छोटू, पबजी खेल रहा है? तो ले लेना। अरे ले ले, बात कर ले, बाद में करेगा। अच्छा, तो हो गया क्या? क्या बात कर रहे थे हम? रुको, कहाँ थे हम? नहीं, एग्जाम्पल क्या चल रहा था? हाँ, तो वो 25,000 रुपए भाई फर्म को बड़े नुकसान से बचाने के लिए अगर आपने खर्च किया है तो आप वसूल कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपसे इंटरनली सेटलमेंट कर लो तो ठीक है, कानूनन वसूल, क्योंकि कानून में जाके क्या बोलोगे? मैंने रिश्वत दी थी। बात समझ में आ रही है क्या? लीगल है तो आप जाके लड़ सकते हो कि भैया मेरे को मेरे पैसे चाहिए यार, फर्म को बचाने के लिए अपन ने काम करा था यार। तो मान लो कोई कोई सर्किट फेल हो गया, फ्यूज हो गया, अगर उसे नहीं बदला गया तुरंत, अगर उसे तुरंत नहीं बदला गया तो फर्म में आग लग सकती है। फैक्ट्री मान लो कोई भी ऐसी चीज है, आपने 8,000 रुपए का आता है, आपने अपनी जेब से खर्च करके फर्म को नुकसान से बचाने के लिए किया, तो जो आप कर रहे हो और अगर वो सब जेन्युइन है फर्म के लिए तो बिल्कुल आप फर्म से वसूल कर सकते हो यार। ठीक है, यस। नेक्स्ट आता है आपका स्टॉप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। मान लो कि, अच्छा इसमें हम बात कर ही चुके हैं कि यार यूनानिमस अप्रूवल चाहिए, यूनानिमस अप्रूवल चाहिए इसका मतलब आप नहीं चाहते कि कोई पार्टनर की एंट्री हो तो नहीं होगा। जैसे मान लो कि मैं, कुणाल और चिन्मय, हम तीनों पार्टनर्स हैं। भूषण कहता है कि मुझे भी पार्टनर बना लो, मैंने बोला ठीक है यार बना लेते हैं। कुणाल ने भी बोला ठीक है, लेकिन चिन्मय अड़ गया कि नहीं मेरे को ये आदमी चाहिए ही नहीं फर्म के अंदर। तो अगर चिन्मय अड़ गया है तो, अब अड़ गया है तो क्या अब इसे पार्टनर बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। यस,
राइट टू रिटायर। राइट टू रिटायर का मतलब है कि अगर पार्टनरशिप एट विल है तो सभी पार्टनर को नोटिस दे दो और रिटायर हो जाओ। लेकिन अगर फिक्स पार्टनरशिप है, हेलो, अगर पार्टनरशिप एट विल है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर पार्टनरशिप एट विल है, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो सभी पार्टनर्स को नोटिस दे दो, आप रिटायर हो सकते हो। लेकिन अगर फिक्स पार्टनरशिप है तो फिर क्या करना पड़ेगा? सभी पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। ध्यान से सुनो इधर, इफ यू वांट टू रिटायर फ्रॉम अ फर्म, और अगर वो फर्म क्या है, अगर वो क्या है, पार्टनरशिप एट विल वाली है या फिर फिक्स्ड पार्टनरशिप है। अगर विल वाली है तो नोटिस दे दो टू ऑल पार्टनर्स, अदर पार्टनर्स, ऑल अदर पार्टनर्स। लेकिन अब फिक्स पार्टनरशिप फर्म है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंसेंट लेना पड़ेगा, कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। अब प्रैक्टिकली सोचो, क्या इसे याद रखा जा सकता है? टुच्ची सी बात है ना? ये टुच्ची पुच्ची बातें है ना, एग्जाम में थोड़ा सा फंसा देती है कई दफा। देखो ध्यान से सुनो, अगर पार्टनरशिप एट विल है यानी कि अपनी इच्छा पर समाप्त है तो अपनी इच्छा है। मैंने बोला भाई 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 भाई, अपन जा रहा है तो अपन जा रहा है। और फिक्स पार्टनरशिप है, मान लो 3 साल के लिए पार्टनरशिप हमने किया, तो मैं बोलूंगा भाई 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 अपन जा रहा है। वो बोलेगा ऐसे कैसे जा रहा है भाई, 3 साल की पार्टनरशिप है, हम सबने भी पैसा लगाया है, तो समझ, पहले बैठ के हिसाब करेंगे, नुकसान अगर होगा तो तेरे मत्थे डालेंगे हम। पहले तो बड़ा चौड़ा होके आया था कि यार करते हैं पार्टनरशिप, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब अगर वो वाला कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कोई, हमने मान लो ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और 3 पार्टनर्स हैं या 2 पार्टनर है, तो एक पार्टनर ने दूसरे को नोटिस दिया कि यार मैं जा रहा हूं। अरे ऐसे कैसे जा रहा है, फर्म खत्म हो जाएगी, टेंडर हाथ से चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन पार्टनरशिप एट विल है कि जब मर्जी खत्म तो जब मर्जी खत्म, उसके लिए फिर आपको किसी से किसी की सहमति की जरूरत नहीं है। लेकिन फिक्स है तो आप जब फिक्स किया है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मर्जी से आए और किसी का नुकसान करा के चल दिए, ऐसे मजाक तो चलेगा नहीं। तो इस सूरत में कंसेंट की जरूरत है। आई गेस अब याद रहेगा। यस yes? तो अगर आपको एग्जाम में क्या आता है, आपको एग्जाम में आएगा फिक्स पार्टनरशिप की, यार ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप के लिए ये लोग साथ में ABCDE, अब ई फर्म से रिटायर होना चाहता है और उसने सभी पार्टनर्स को नोटिस दे दिया। बड़े आसानी से बोलेगा वो कि उसने ऑल दी अदर पार्टनर्स को क्या किया है, नोटिस दे दिया है और अपने हिस्से की मांग कर रहा है। उसका हिस्सा नहीं दिया अभी तक, तो उसने डिमांड किया कि जब तक तुम मेरा हिस्सा नहीं देते हो, आपको मालूम है क्या कि जब तक उसका हिस्सा नहीं मिलता है उसे क्या मिलता है? शेयर इन प्रॉफिट। जैसे कि वो पार्टनर अभी भी हो, नहीं मालूम तो अभी मालूम पड़ेगा। उससे हिस्से की डिमांड की। आपसे क्वेश्चन पता है कहां पूछा जाता है? देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इस केस को ध्यान से सुनना कि आपका वो हो गया, क्या हो गया, आपने नोटिस दे दिया है किसको, आपकी अदर अदर पार्टनर्स को आपने नोटिस दे दिया कि भैया हम छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर ब्रिज बनाने को लेकर या किसी भी बात को लेकर कॉन्ट्रैक्ट था। आपने उधर अकाउंटेंट के साथ बैठकर अपना हिस्सा निर्धारित कर लिया कि आपका हिस्सा है 20 लाख रुपए, तो 20 लाख रुपए दो। फर्म ने बोला पैसे ही नहीं है भाई, तो उससे बोला ठीक है कि जब तक आप मुझे मेरे 20 लाख नहीं लौटाते हो तो 6% ब्याज या फिर जो मेरा प्रॉफिट में हिस्सा बनता था, दोनों में से जो भी ज्यादा है आपको मुझे देना होगा। ये नियम पता है कि नहीं आपको? नहीं पता है तो सुनो, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो अब वो पार्टनर्स, अदर पार्टनर्स ने वो हिस्सा देने से इनकार कर दिया। तो अब सवाल ये है कि क्या अदर पार्टनर्स को उसको 6% ब्याज देना होगा या क्या देना होगा या नहीं देना होगा?
सवाल पूछा जाता है आपसे एग्जाम में ऐसे करके, यस तो आप मुझे आंसर करें। ऑनलाइन वालों आपको भी आंसर करना है, आंसर करें कि क्या होने वाला है यहाँ, 6% मिलेगा या प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होने वाला है मुझे बताओ। यस एक आंसर है जो प्रॉफिट और मान लो उसका प्रॉफिट में हिस्सा देखो उसकी क्या मैं बता दूं, उसका हिस्सा कितना बन रहा है 20 लाख रुपए, उसका हिस्सा कितना बन रहा है 20 लाख रुपए, ठीक है, और प्रॉफिट में हिस्सा बन रहा है उसका 80,000 रुपए, प्रॉफिट में हिस्सा बन रहा है उसको 80,000। अमन जी बोलते हैं जो ज्यादा होगा वो मिलेगा। आपके सामने फिगर भी दे दिए मैंने, तो आप मुझे ज्यादा मत बताओ, आप मुझे फिगर बताओ। 20 लाख रुपए उसका हिस्सा बन रहा है और साल का प्रॉफिट का हिस्सा बन रहा है उसका 80,000 रुपए, प्रॉफिट का हिस्सा कितना बन रहा है उसका 80,000 रुपए। तो बताओ बच्चों बताओ उसको कितना मिलेगा, 1 रुपया मिलेगा, 10 रुपया, 100 रुपया, 1, 20, 80, 2 लाख, कितना मिलेगा और क्यों। आंसर कंप्यूटेशन फटाफट फटाफट आंसर करके बताओ रे। हाँ कितना, 20 लाख, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, होली मनाओ। हाँ 80,000 रुपए, वाह वाह, 80,000, 80,000 मतलब दिमाग ही नहीं लगाना है, एक ने 80 बोला तो बाकी तो पीछे बोल दो क्योंकि ध्यान तो कहीं और है अपना। यस 20 लाख, शाबाश शाबाश, कितने तेजस्वी लोग हैं भाई। 20 लाख, 20 लाख, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ नहीं कुछ नहीं, ले कुछ नहीं वाले लोग भी हैं। 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,00,000, 20 लाख कहां से लाए तुम लोग, 20 लाख तो है ही नहीं उसके पास देने के लिए, अरे फर्म के पास तो है ही नहीं पैसे, 20 लाख कहां से लाए तुम लोग। 1,20,000, 1,20,000 किस किस का आंसर है भाई, 1,20,000, इधर देखता हूं यहां की जनता क्या कह रही है। वेरी गुड आदर्श, बिल्कुल सही जवाब, यस ओके। हाँ आप चारों क्या बोलते हैं, वेरी गुड, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, कहां 1,20,000 में लगे हो, नोटिस देके जा रहा है वो, नोटिस देके जा सकता है क्या, अरे नोटिस देगा कि कंसेंट लेगा, तो कंसेंट ली क्या, तो जा सकता है क्या, तो मिलेगा उसे बाबा जी का धतूरा। अरे उसको कुछ मिलेगा क्या यहाँ पे, देखो मैं क्या कह रहा हूं, एग्जामिनर आपको घुमाएगा आप घूम जाओ, एग्जामिनर आपको वहां पे ले जाके छोड़ेगा जिसका जवाब आपको पता है आपको 1,20,000, लेकिन पूछ वो ऊपर चुका है आपसे कि यार ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि क्वेश्चन से समझ आ जाएगा कि फिक्स है, 3 साल के लिए पार्टनरशिप थी। अभी यार वो सबको नोटिस देके जा रहा है और फिर उसने ज्यादा वहां पे रुका नहीं, उसने क्या किया आपको नीचे ट्रैप किया कि यार ये इसको पता ही है यहां फंसेगा, तो वहीं फंसे आप। कुछ जनता तो 20 लाख के लिए दे दो। अरे शादी में आओ क्या 20 लाख दे दो, मजाक चल रहा है क्या, नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। आकाश कहते कुछ नहीं मिलेगा, आदर्श कहते कुछ नहीं मिलेगा, अमन जी बोलते 1,20,000, मिस्टर अनोन बोलते 1,20,000, तमन्ना चौधरी बोलती हैं अगर फिक्स है तो वो खुद से तो जा ही नहीं सकता, हाँ उसे 4 लोग लेके जाएंगे, यानी कि फिक्स है भाई, तो यहां पर क्या वो नोटिस देकर बाहर जा सकता है, नहीं। कंसेंट चाहिए थी क्या, क्वेश्चन में कंसेंट गिवन थी, नहीं। क्लियर है, ओके। तो ध्यान रखना भाई बेइज्जतियां हुआ करती हैं ऐसे। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज नॉट टू बी एक्सपेल्ड, हर पार्टनर को अधिकार होता है कि उसे लात मार के बाहर ना निकाला जा सके, क्या मार के, लात मार के, तो अगर किसी भी पार्टनर को आप लात मार के बाहर निकालना चाहते हो आप नहीं निकाल सकते हो, अनलेस एंड अनटिल, अनलेस एंड अनटिल आपने किसी तरह का मिसबिहेव किया है,
मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। भाई चार पार्टनर है, चार पार्टनर ने आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, अब मुझे मेरा कसूर क्या है? उसने बोला कसूर नहीं, हमको मजा आ रहा है तुझे धक्के मार के निकालने में। तो ऐसे मजे मजे में ये काम तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो पूछता है कि कसूर क्या है, भाई कसूर नंबर एक का चोर है, तो हर चौथे दिन गल्ले से पैसे चुरा रहा है यार। अरे अपनी फर्म है यार। अरे यार भाई वो आदत है यार, थोड़ी सी आदत है, तो तेरी आदत को तेरी सुधार ले। अब भाई सुधार लूंगा यार, ठीक है भाई, एक बार छोड़ दिया, एक हफ्ते बाद फिर वही शिकायत है कि गले से पैसा चोरी हो गया, फिर उसको पकड़ा, चार झापड़ मारे कि अरे यार भाई यार आदत है यार भाई यार। तो अरे तेरी आदत नहीं चलेगा रे ऐसा, तो उसको फिर क्या करेंगे? उसको चूम के पास रखेंगे या धक्के मार के बाहर निकालेंगे? धक्के मार के बाहर निकालेंगे उसको यार। तो नॉट टू बी एक्सपेल्ड वैसे, मतलब जब तक आपका कोई गलती नहीं है तो आपके पास राइट है कि फर्म में बने रहने का, आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता, ठीक है? ओके चलो, राइट टू कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस। कैरी ऑन कॉम्पिटिंग बिजनेस का मतलब क्या? कि अगर आप वो हैं, क्या है, आप एक एक्टिव पार्टनर है, मान लो ये पहली रो में जो चार ये बंदे बैठे हैं, ये चारों क्या हैं? एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, चारों एक्टिव पार्टनर है। ये कहां से आते हैं? तालेड़ा से। कहां से? तालेगांव। तालेगांव से आता है, यही है ना? तालेगांव। तालेगांव में इन्होंने मान लो कि कोई एक बहुत अच्छी खासी इंडस्ट्री बना रखी। ये क्या बनाते हैं? पापड़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पापड़। कौन से पापड़? इज्जत पापड़। कौन सा पापड़? इज्जत पापड़। पहले एक ब्रांड था लिज्जत पापड़ था, और ये कौन सा बनाते हैं? इज्जत पापड़। तो इनके पापड़ जो है इज्जतदार लोग ही खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि महंगा पापड़ होता है। जो पापड़ मेन बनाने वाली है वो पहली पार्टी है, ये अर्पिता। ये क्या करती? पापड़ बनाती है। और ये जो दो लोग हैं ये मार्केटिंग में लगे रहते हैं, और एक हिसाब किताब संभालती है। तो ऐसे करके इनका धंधा चलता है, बिजनेस चलता है। क्या? श्योर? चोर है? इनका कहना है कि भाई इसको एक्सपेल कर देंगे हम। तो चलो ठीक है। तो अब मान लो कि एक पार्टनर छोड़कर चला जाता है, ऐसा लगता है कि यार इन्होंने मुझसे इस तरह की से बात कैसे करी यार, मुझे इस पार्टनरशिप फर्म में नहीं रहना है। तो मान लो जो ये पार्टनर है ये बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, और फिर ये अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, ये भी पापड़ बनाएगी। तो क्या इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है? यस, लेकिन आप नहीं लगा सकते अगर वो आपके फर्म का नाम यूज नहीं कर रही है। आपके फर्म का नाम यूज नहीं कर रही है, भाई उसे जीने का अधिकार तो है, काम ही उसको पापड़ बनाने के अलावा आता क्या है? तो वो छोड़कर गई, और वो क्या करती है? अपने पापड़ बनाती है। ये इज्जत पापड़ बनाते थे, तो ये बेइज्जत पापड़ बनाती है। तो बेइज्जत पापड़ का टेस्ट भी लगभग सेम सेम है ना। तो पुराने कस्टमर को ये सॉलिसिट कर रही है, आओ ना इज्जत वाला ही है, इज्जत वाला ही है, नाम बेइज्जत है, इज्जत वाला ही है, आओ वही है वही है वही है वही है वही है। तो पुराने वाले कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं कर रही है, मतलब पुराने कस्टमर्स को नहीं बोल रही कि मैं वहीं से हूं और वही पापड़ है, वो 20 रुपए में देते, मैं 18 में दूंगी, माल वही है। तो ऐसे करके पुराने कस्टमर्स को सॉलिसिट आप नहीं कर रहे हो, एक। दूसरी चीज क्या है? आप फर्म का नाम यूज नहीं कर रहे हो। तीसरी चीज, अगर पार्टनरशिप बाकी पार्टनर से कोई प्रतिबंध लगाया कि इस मोहल्ले में मत लगा, कहीं और लगा ले, तो उस मोहल्ले को छोड़ के कहीं और लगाया तो आप कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हो। यस, आपको ये 2-3 शर्तों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली शर्त क्या? ना तो फर्म का नाम यूज करोगे आप, ना ही ये बताओगे कि मैं इस फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बात वही है, फर्म का नाम यूज नहीं करना है आपको। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर, कि आप पुराने कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करो। सॉलिसिट का मतलब है लुभाओगे नहीं, उन्हें बुलाओगे नहीं, आओ ना हम वही हैं। यस, ओके। तो उन तुम्हारे कस्टमर्स को ये नहीं बुला सकते, ठीक है? चलो, नेक्स्ट इज शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। सब्सिक्वेंट प्रॉफिट को शेयर करने की बात करें तो अगर कोई पार्टनर, हर पार्टनर को राइट होता है कि सब्सिक्वेंट प्रॉफिट का मतलब क्या है? आपने पार्टनरशिप फर्म छोड़ दिया, आपने पार्टनरशिप फर्म छोड़ दिया, तो फर्म छोड़ने के बाद भी प्रॉफिट में हिस्सा आपको मिलेगा। हाँ मिलेगा। जब तक, कब तक मिलेगा? जब तक आपका हिसाब वो बना के नहीं दे देते। अभी थोड़ी देर पहले जो आप आंसर कर रहे थे वही है, जो 1,20,000 पे आप पहुंचे थे,
तो जब तक आपका हिसाब नहीं होता, आपकी जो कैपिटल है, आपका जो कैपिटल ही कह सकते हो, अब तो लेकर जाने वाले हो, तो आपकी जो भी पूंजी, आपका जो भी हिसाब किताब बनता है, जैसे कि उदाहरण में हमने लिया था 20 लाख रुपए, तो 20 लाख पर 6% ब्याज दो। लेकिन मान लो चार पार्टनर हैं, चार पार्टनर हैं और 5 लाख रुपए साल का कमाते हैं, चार पार्टनर हैं, 5 लाख रुपए साल का कमाते हैं और इक्वल शेयर करते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में हिस्सा कितना आया इसका? बहुत बढ़िया। चार पार्टनर हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं प्रॉफिट को, 5 लाख रुपए एक साल में कमाते हैं, तो बताओ बच्चों, बताओ एक एक पार्टनर का कितना शेयर निकला? 1,25,000 रुपए। उसका टोटल हिस्सा बनता था 20 लाख रुपए, तो 20 लाख का 6% ब्याज कितना निकला? 1,20,000। तो 1,20,000 इंटरेस्ट और 1,25,000 शेयर इन प्रॉफिट। ये जो शेयर इन प्रॉफिट है, इसको सब्सिक्वेंट प्रॉफिट बोला जाएगा, क्योंकि अब ये पार्टनर नहीं है। तो 1,25,000 और 1,20,000, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो भी ज्यादा हो, क्या मिलेगा इसको? 1,25,000 रुपए मिलेगा वार्षिक, जब तक कि इसका हिसाब नहीं बना दिया जाता है। ओके जी। चलो, नेक्स्ट आता है आपका राइट टू डिसॉल्व द फर्म। ये राइट टू डिसॉल्व द फर्म की बात करें तो पार्टनरशिप एट विल है, तो आप क्या करो कि राइटिंग में नोटिस दे दो कि भाई हम, इंटेंशन है मेरी, बंद करो। तो आपका इंटेंशन आपको बताना पड़ेगा इन राइटिंग विल में। इंटेंशन टू डिसॉल्व इन राइटिंग एट विल है, तो आपको अपनी इंटेंशन टू डिसॉल्व डिसॉल्व इंटेंशन टू डिसॉल्व बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर फिक्स पार्टनरशिप है तो बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अगर फिक्स है तो क्या होगा? बाय कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। चलो, मैं आपको सिर्फ अब 1.5 मिनट का समय दे रहा हूं, चलो मैक्सिमम 2 मिनट का समय दे रहा हूं। ये जितने पॉइंट्स हमने लिखे, एक बार हर पॉइंट को देखो, एक मुश्किल से 15 सेकंड के लिए रुको, नोटबुक के अंदर थोड़ा सा सोचो, क्या उसके अंदर 2 लाइन लिख सकते हैं और आगे बढ़ जाओ। कोई 6 पॉइंट आपको तैयार करने हैं, केस स्टडी भी बन सकती है, तो फ्लैट क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। 2 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लो।
जो लोग पढ़ चुके हैं वो ये ड्यूटीज लिख लें, पर पहले एक बार देख लें, पढ़ लें। चलो, चलो जी, अब ड्यूटीज पर आते हैं। ड्यूटीज को लिखना बाद में, पहले डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा पोर्शन है, मुश्किल से 5-7 मिनट में खत्म हो, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। क्या ये राइट्स ओके हैं? अगर आता है तो आराम से लिख सकते हैं इसके ऊपर 2-2 लाइन, ठीक है। चलो, अब ड्यूटीज, ये पॉइंट्स आप लिख बाद में लेना, सुन लो पहले। नंबर 1, राइट, सॉरी, ड्यूटी ऑफ पार्टनर टू ऑब्जर्व या टू एक्ट इन गुड फेथ। हर पार्टनर का ये ड्यूटी होता है कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म में बैठे हैं, मान लो आप एक्टिव पार्टनर है, तो आप गुड फेथ में काम करें। गुड फेथ का मतलब उस संस्था को बिल्कुल ऐसा मान के चलें जैसे कि आपका व्यक्तिगत व्यापार है। किसी तरह का कोई नुकसान होते है, जैसे होता है ना कि यार जा रहे हैं तो अपना क्या जा रहा है, लाइट जली तो जली, नहीं 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 यार, बिजली का बिल आएगा तो 100 रुपए आएगा, 4 पार्टनर है मेरे तो 25 ही देने पड़ेंगे, बाकी 75, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। सबके लिए सोचना है। एक्ट इन गुड फेथ का मतलब क्या होता है? अच्छे के लिए, मतलब बिल्कुल ये मान के चलना है कि अगर आपका व्यापार होता तो क्या करते। कोई पार्टनर आता है तो उससे ट्रू बुक्स एंड अकाउंट्स, मतलब उसके साथ फरेब ना करो, बदमाशी ना करो, चोट्टापंती ना करो। ये गुड फेथ की बात बस इतनी सी कहती है कि आप पार्टनर हैं, आपको बिजनेस को ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, सब ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे हो सकता है, आप वैसे लेकर चलो। नंबर 1। नंबर 2, टू एक्ट विद इन द अथॉरिटी। आपको देखो क्या होता है कि अथॉरिटी बांध दी जाती है। जैसे मान लो अपन 4 पार्टनर है, 4 पार्टनर है तो आपको अथॉरिटी दे दी यार कि 5 लाख रुपए तक का माल खरीदना है ना, तो तुम खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 लाख से बड़ी अमाउंट का माल खरीदना होगा ना, तो अपने पार्टनरशिप फर्म, मतलब अपन सारे पार्टनर मिलेंगे, तय करेंगे किससे खरीदना है। अगर ज्यादा रकम का, जैसे मान लो कि एक छोटा सा उदाहरण दे कि मान लो कि यहाँ पर मैं, हम सब पार्टनर्स है थोड़ी देर के लिए, है ना, और संकल्प को भी पार्टनर है, संकल्प भी पार्टनर। संकल्प को क्या बोल के रखा है कि यार 2,000 रुपए तक का खर्चा है ना, तब तो तू कर ले। लेकिन अगर 2,000 से ज्यादा का, मान लो एसी नया लगाना है, तो क्या संकल्प निर्णय ले लेगा? क्या नहीं, एक्ट बियॉन्ड द ऑथोरिटी हो जाएगा। तो उसके लिए सभी पार्टनर्स को बैठना जरूरी है अगर ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है। तो हर पार्टनर का ये ड्यूटी होता है कि एक्ट विद इन द ऑथोरिटी। आपकी जितनी ऑथोरिटी है, मतलब औकात से बाहर मत निकलो, निकलोगे तो फिर नुकसान की भरपाई तुम ही को करनी पड़ेगी। सेकेंड, नंबर 3, टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड और विलफुल नेग्लिजेंस। मान लो कि आपने कोई चोरी बदमाशी की है, धोखा किया है, गले में से पैसे चुरा लिए हैं, आपको निकाल देते, लेकिन आपको निकाला नहीं क्योंकि आपने हाथ पांव जोड़ लिए। क्या हाथ पांव जोड़ने से हो जाएगा कि पैसे भी वापस करने पड़ेंगे? जाहिर सी बात है, आपकी वजह से, आपके फ्रॉड की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से जितना नुकसान हुआ, उस नुकसान की भरपाई करना आपका कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है। ये कहता है टू इंडी, भाई अगर फर्म की वजह से आपको नुकसान हुआ था तो पैसे लेने आ गए थे ना, अब आपकी वजह से फर्म को नुकसान हुआ है तो भरो भी सही, ये आपका ड्यूटी है। टू शेयर लॉस, प्रॉफिट शेयर करने का अधिकार था तो लॉस शेयर करने का ड्यूटी एज इट इज, कट कॉपी पेस्ट। अगर अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट के हिसाब से करो, अगर नहीं है तो इक्वली शेयर करो, बड़ी अच्छी बात है। नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। लास्ट देखो, टू होल्ड एंड यूज प्रॉपर्टी फॉर फर्म। फर्म की प्रॉपर्टी है, फर्म के लिए यूज करो। फर्म ने क्या, मान लो आपकी फर्म क्या चलाती है, पोल्ट्री फार्म चलाती है। पोल्ट्री फार्म देखा आपने? उस तो अब पोल्ट्री फार्म में उसमें गाड़ी है, एक मुर्गा गाड़ी, जिसमें मुर्गे लेके आते हैं, मुर्गे लेके जाते हैं। तो आपके बच्चे हैं 11, कितने बच्चे हैं आपके? 11। आपका नाम क्या है? चिमनय, चिम चिम चिन्मय, चिन्मय, चिन्मय। आपके कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। 10, 11 है, अच्छा। चलो, चिन्मय के कितने बच्चे हैं? 11 है। ये 11 के 11 बच्चे इन्होंने गोद लिए हैं। इन्होंने सोचा था मैं शादी नहीं करूंगा,
तो फिर इन्होंने क्या किया, बच्चों का सुख तो चाहिए था, तो फिर इन्होंने बच्चे गोद ले लिए। इनको जहां भी कोई अनाथ मिलता था घर ले आते थे, उसका रोटी पानी परवरिश। चिन्मय बहुत अच्छे बंदे हैं। चिन्मय हमारी फर्म में पार्टनर है। हमारी फर्म क्या करती है, पोल्ट्री फर्म का काम है, तो ये बच्चों को घुमाने ले जाता है यार वो मुर्गा गाड़ी में, और वो सब इसको क्या बोलते हैं, पापा पापा और तेज, पापा और तेज। और ये गाड़ी उछाल उछाल के चला रहा है, उछाल उछाल के चला रहा है, बच्चे पीछे उछल रहे हैं, सबको मजा आ रहा है। तो भाई फर्म की प्रॉपर्टी को फर्म के लिए यूज करो भाई। मुर्गा गाड़ी है वो, बच्चा गाड़ी नहीं है। तो ऐसे नहीं कर सकते, कर सकते क्या, नहीं। तो यही कह रहा है टू होल्ड एंड यूज प्रॉपर्टी फॉर फर्म ओनली, फर्म की प्रॉपर्टी। भाई अगर ये गाड़ी इनकी है तो यार बिल्कुल अपने हिसाब से बच्चों को उस पे, उसी पे आप घुमाओ फिराओ, स्कूल लेके जाओ, स्कूल से वापस घर लाओ, जो करना है उसमें करो। लेकिन आपकी नहीं है ये, फर्म की है, तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी है शाम को 5:30 बजे फर्म का दफ्तर बंद होता है तो सारे बच्चे वहां पे लाइब्रेरी बना के पढ़ रहे हैं, आप नहीं कर सकते ऐसा। यस, ओके। एंड नॉट टू अर्न सीक्रेट प्रॉफिट, सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते आप। सीक्रेट मतलब गुप्त लाभ नहीं कमा सकते। कैसा लाभ, गुप्त लाभ, चुप चुप के। क्या नहीं कर सकते आप, प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते चुप चुप के। चुप चुप के मतलब, हाँ मतलब आप ये क्या करते हैं कि ये डीवीडी की शॉप पर एक मिस्टर एक्स है, डीवीडी की शॉप पर क्या है, ये सेल्समैन है। तो डीवीडी 400 रुपए की बिकती है, ओरिजिनल जो आती है 400 की बिकती है। तो इसने कस्टमर को बोला कि यार भाई साहब आप 50 रुपए में बना के देता हूं मैं आपको। तो उसको राइट करके एक डीवीडी के अंदर कस्टमर को बेच रहा है। तो यार तू फर्म के लिए है तो फर्म में ओरिजिनल को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। तू अपना प्रॉफिट अर्न कर रहा है यहाँ पर। अगर आपने कोई सीक्रेट प्रॉफिट अर्न किया तो आपका ड्यूटी की सारा, पहली बात तो ये ड्यूटी की सीक्रेट प्रॉफिट अर्न ही ना करो। ऑर्गेनाइजेशन में बैठकर आप सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। अगर आपने करा तो सारा प्रॉफिट आपको लौटाना होगा। क्लियर है। तो ये आपका होता है ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स खत्म। तो 4 नंबर में फ्लैट क्वेश्चन अगर आता है तो इन पर आ सकता है। टेक्निकल क्वेश्चन बनेगा तो डिस्कस करेंगे कैसा होगा। बात समझ में आती है अगर, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे कल। एक 11:15 पे अपन लेते हैं वो इकोनॉमिक्स। आपको चाहिए तो लिख लो आप। क्या बोला, 10-15 ना, 10, 10-15, 15, 15, 15। बढ़िया ही। चलो तो इसको मैं कर देता हूँ ऑफ।